हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह का हिंदी सीरीज का लेक्चर नंबर 12 आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिसने बाकी के 11 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इन 11 लेक्चर को अच्छे से देखेगा, उसी के बाद इस 12वें लेक्चर को कंटिन्यू करिए। क्योंकि दोस्तों सारे लेक्चर लिंक होते हैं आपस में। तो अगर आप 12वें लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने 11वां लेक्चर नहीं देखा है तो आपको 12वें लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो पहले 11वां लेक्चर को देखेगा, उसी के बाद इस 12वें लेक्चर को कंटिन्यू करिए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। ये हमने लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस करा है। थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ दोस्तों, और रिकैप करते हैं क्या क्या हमने कहाँ से शुरू करा था। हम समास कर रहे थे दोस्तों, और समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 होते हैं, 2 जो है तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको समझा था। तो पहला हमने समझा था अव्ययीभाज्य समास। उसके बाद हम समझ रहे थे तत्पुरुष समास को। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमने जाना था दोस्तों, ये समास वो होते हैं जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। तो कारक चिन्ह का लोप होता है, इसलिए हमें कारक को समझना इसमें जरूरी था। ठीक है, तो ये जो है तत्पुरुष समास, ये 6 प्रकार के होते हैं। ये जो 6 प्रकार होते हैं ये कारक से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कारक को समझा था। कारक को हमने अच्छे से समझा था, कारक की डेफिनेशन समझी थी, और कारक के 8 भेद होते हैं ये हमने जाना था। 8 भेद जो कारक के होते थे वो ये सारे थे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 होते थे कारक के भेद। इनमें से जो ये कर्ता पहला वाला और लास्ट का जो संबोधन कारक है, इनको हटाकर ये जो बाकी के 6 बचते हैं, यही इसके जो है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। यानी कि कर्म तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। इस तरीके से जो है ये बाकी की जो 6 बचते हैं, ये तत्पुरुष समास के जो 6 भेद अभी मैंने बताए हैं कि ये तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं ये यही होते हैं। तब हमने यहाँ से शुरू करा था, इनको हमने डिटेल से समझा था दोस्तों। ये इनके विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता के साथ ये नहीं लगेगा को, ये हमने सब जाना था। इसके बाद हमने एक एक करके इनको समझा था। कर्ता कारक क्या होता है, सारे 8 कारक को हमने डिटेल से समझा था। कर्ता कारक क्या होता है, जिसमें काम करने वाला क्या, इसमें नी विभक्ति चिन्ह होता है। ये सब हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में इसको समझा था। सारे के सारे ये जो 8 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 8 के 8 कारक हमने अच्छे से समझे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम आए थे तत्पुरुष समास पे, ये 6 प्रकार के होते हैं। क्यों हमने कारक को समझा था वो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास होता पहला। 6 होते तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। उनमें से जो पहला है वो कर्म तत्पुरुष समास होता है। और कर्म तत्पुरुष समास की जो अगर हम डेफिनेशन करें तो इसमें जो को विभक्ति का लोप होता है, यानी कि जो को विभक्ति है उसका लोप होता है, ये हमने समझा था इस प्रीवियस लेक्चर में। तो कर्म तत्पुरुष समास हम समझे थे, जैसे कि यहाँ पे देखें गगनचुंबी। तो गगनचुंबी को अगर हम विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, तो ये जो को विभक्ति आ रही है इसका लोप हो रहा है। और जब को का लोप होता है तब हमारा जो होता है वो होता है कर्म तत्पुरुष समास। ये हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद हमने कर्ण तत्पुरुष समास को भी समझा था, जिसमें क्या होता है, से विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, अब ये से, के, का, को, ये क्या है, ये आपको 11वीं लेक्चर आप देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा ये क्या है। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं अभी ये समझ के चल रहा हूँ, आपको अच्छे से 11वां लेक्चर पूरा समझ में आ चुका है, तभी आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ये समझ के इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप देखिएगा, कर्ण तत्पुरुष समास में क्या था, से जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। यहाँ पे लोप का मतलब वो हट रहा है। देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे हस्तलिखित। अब पूछा जाएगा कि हस्तलिखित में कौन सा समास है, तो आपके पास आ जाएगा कर्म समास है, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास। क्यों होगा, आपने इसका क्या है, विग्रह करा। विग्रह कैसे करेंगे, हस्त से लिखित, मतलब हाथ से लिखित है जो, ठीक है, उसी को तो हस्तलिखित कहेंगे। तो हाथ से आ रहा बीच में, जब ये से आएगा तो यहाँ पे अभी अभी हमने क्या पढ़ा, जब से विभक्ति का लोप होता है तो कर्ण तत्पुरुष समास होता है। बस यही आपको रखना है। आप यहाँ पे क्या को लगा सकते हैं, हस्त को लिखित, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हस्तलिखित उसको नहीं कहेंगे। तो को का या जब लोप होता तो हमारा क्या होता है, कर्ता कर्म हो रहा था, सॉरी कर्म हो रहा था। जब यहाँ पे से का जो लोप हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास का हो रहा है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले संप्रदान तत्पुरुष समास को। ठीक है, जो कि तीसरा तत्पुरुष का तीसरा भेद है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें देखिएगा, तत्पुरुष समास जिसमें संप्रदान कारक के विभक्ति के लिए
का लोप होता है, मतलब जिसमें के लिए का लोप हो, वो हमारा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ये आपको अच्छे से रट लेने हैं, और वो कहाँ से रटने मैंने आपको अच्छे से बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आपको ये याद रखने हैं, इनको अपने रटना है। कर्ता के साथ नहीं आता, कर्म कारक के साथ को आता है, कर्ण के जो विभक्ति चिन्ह है ये आपको सब याद रखने। अधिकरण के साथ में पर आता है, ठीक है। जैसे अभी संप्रदान पढ़ रहे तो उसके साथ को और के लिए आता है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से याद हो चुके हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास जिसमें संप्रदान कार्य की विभक्ति के लिए का लोप होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए देशभक्ति, अब देशभक्ति का आप विग्रह करेंगे तो क्या कैसे बनाएंगे, देश के लिए भक्ति, यही तो बनेगा इसका। क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं देश से भक्ति, नहीं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं देशभक्ति को, अगर आप इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, देश को भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति, तभी तो हम बोलेंगे उसको देशभक्ति, समझ रहे हो। तो इसका जो सटीक जो विग्रह है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको समझ आना चाहिए। तो जब आप ऐसे करेंगे देश के लिए भक्ति, तो आपके लिए जो यहाँ पे के जो ये आ रहा है इसका लोप हो रहा है, तभी तो ये देशभक्ति बना है। आपके पास जो शब्द आएगा वो ये आएगा देशभक्ति में कौन सा समास है, तो आप समझ जाएंगे इसको। देशभक्ति को आप विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, जब के आ रही के लिए आ रहा है तो आप समझ जाने इसमें संप्रदान कारक है। क्लियर हो रहा, संप्रदान तत्पुरुष समास है, सॉरी की, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे, हाँ ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा विद्यालय, क्या लिखा, विद्यालय। अब मैं ये बोलूँ कि विद्यालय में कौन सा कौन सा तत्पुरुष समास है, और आपके ऑप्शन है, मैं तीनों ही देता हूँ जो अभी तक हमने पढ़े। क्या पढ़ा, कर्म तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है, या संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आप क्या करेंगे, आप इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो आप करेंगे विद्यालय का विग्रह क्या होगा, विद्या के लिए आलय, यानी कि विद्या के लिए आलय का मतलब घर होता है, विद्या के लिए आलय है जो, तो विद्या के लिए आ रहा है, ऐसी तो बनाएंगे आप इसे। और जब आप ऐसे बनाएंगे तो के लिए आ रहा है, तो आप समझ जाना ये तो संप्रदान तत्पुरुष समास में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया। वन मोर एग्जाम्पल, ओके, एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा राह खर्च, क्या लिखा मैंने, राह खर्च। ये सारे एग्जाम्पल आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। राह खर्च, इसको आप कैसे, इसमें वो बोलूँगा, इसमें कौन सा समास है बताइए, कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, या कर्ण तत्पुरुष समास है, या संप्रदान तत्पुरुष समास है, ऐसा आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, राह खर्च को आपने विग्रह करना है। तो कैसे बोलेंगे आप इसको, राह के लिए खर्च, ठीक है। राह के लिए खर्च मिलता है, जब मतलब आप कहीं जा रहे तो आपको बोलते हैं रास्ते में जाना आना जाने में आपका खर्च लगेगा, तो उसके लिए आप खर्च मांगते हो, तो राह खर्च चाहिए मुझे, ऐसे बोलते हैं। तो यही होता है राह खर्च, मतलब राह के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च। तो के लिए खर्च आ रहा, के लिए, तो आपको दिमाग में आना संप्रदान कारक, समझ रहे हो, सटीक विग्रह आपको करना है इसको, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सीधा सीधा राह के लिए खर्च, राह खर्च हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरीके। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हथकड़ी, क्या बोला मैंने, हथकड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करेंगे हमारे ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलती रहे। हथकड़ी कैसे बनाएंगे आप इसको, हाथ के लिए जो कड़ी है, हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए आ गया, तो आपका दिमाग में सटीक चलना चाहिए संप्रदान तत्पुरुष समास। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करें, 11 वाले लेक्चर को 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि उसमें मैंने कारक को अच्छे से समझाया है, इसीलिए कारक को बताया गया क्योंकि आपको ये अच्छे से क्लियर रहे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास आपको अच्छे से क्लियर हो गया ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अपादान तत्पुरुष समास पे चलते हैं, ये बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, जिसमें अपादान कार्य की विभक्ति से का लोप हो रहा हो, इसमें क्या होता है, इन सब में लोप हो रहा है, ठीक है। तत्पुरुष समास के जो भेद इनमें लोप हो रहा है, और इसमें क्या होता है, से का लोप हो रहा है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अपादान में दोस्तों सीधा सीधा आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, अपादान का मतलब होता है अलग होने का अर्थ, मतलब इसमें क्या है, अलग हो रहा होगा, कुछ अलग वाली फीलिंग आएगी आपको कि अलग होने का अर्थ हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, पहला शब्द लिखा है रोग मुक्त, तो रोग मुक्त से जो है इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त हो गया, मतलब देखो रोग मुक्त, रोग मुक्त का आप विग्रह कैसे करेंगे, रोग से मुक्त। अब जो ये रोग, जो इंसान को रोग हो रहा था वो रोग से मुक्त हो गया, तो वो उससे जो रोग है वो दूर हो गया ना, तो अलग हो रहा है। जब आपको अलग होने वाला लगेगा तो आपका अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, से उसमें विभक्ति चिन्ह लगेगा ही लगेगा। तो रोग से मुक्त हो गया है तो से आ गया, दिमाग चल गया, अपदान तत्पुरुष समास हमारा हो गया। क्लियर हो गया। वन मोर एग्जाम्पल, ओके, देखो मैंने लिखा पाप मुक्त, ये सेम ही हो जाएगा, इस रोग मुक्त या पाप मुक्त। एक और अलग वाला देता हूं, जैसे धनहीन,
ये एग्जाम्पल देखो, धनहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आप देखेंगे धनहीन मतलब जिसके पास धन नहीं है, धन से हीन हो गया जो, मतलब जिसके पास धन ही नहीं है, तो से विभक्ति चिन्ह आएगा, आपके दिमाग चलेगा ये से लो वो आ रहा है, इसमें लोप हो रहा है। अपादान तत्पुरुष मतलब उसके पास धन नहीं है तो उसके पास धन से अलग हो गया ना, उससे उससे धन अलग हो गया, तभी तो हम बोले अलग होने वाला जो, जिसमें आपको अलग होने वाला जो अर्थ लगे, ठीक है, ऐसा कुछ लगे, अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? पथ भ्रष्ट, एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा पथ भ्रष्ट। अब पथ भ्रष्ट आप समझेंगे इसको तो क्या बोलोगे आप? पथ से जो भ्रष्ट हो गया होगा, मतलब जो रास्ता था उससे वो अलग हो गया, मतलब दूसरे रास्ते पे चला गया, तो उस रास्ते से वो अलग हो गया, पथ को भटक गया वो, तो पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट हो गया वो हो जाएगा पथ भ्रष्ट, तो से आ गया, अपदान हो गया। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंध तत्पुरुष, दोस्तों आगे जो हम कर्मधारय समास को करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन भी रहती है, तो कर्मधारय समास और द्विगु समास को भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समास दोस्तों, एक बार समझ जाइएगा, लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सीधे सीधे समझ के चलना हमें। चलो, अपादान तत्पुरुष समास हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, ये सिंपल आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, का के की आप सीधे सीधे संबंध आप समझ सकते हैं ना, जिसमें किसी का संबंध बताया जा रहा है, तो आप सीधे सीधे इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे राजकुमार, तो आप यहाँ पे देखेंगे राजा का कुमार, काके की तब लगेंगे लगेंगे इनमें, काके की या रारेरी लगते ही हैं संबंध बताने में। तो राजा का कुमार, ये कुमार किसका है? ये राजा का है। ठीक है, ये राजा का कुमार है, तो काज इसमें बीच में आ गया, तो इसमें संबंध भी तो बता रहा है, राजा का कुमार है भाई, ये उसका बेटा, कुमार मतलब उसका पुत्र होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो राजा का कुमार है ये, तो आप समझ सकते हैं इसका राजा से, कुमार का राजा से संबंध बताया जा रहा है, और संबंध बताया जा रहा है और काके की आ गया, तो समझ जाएंगे आप संबंध तत्पुरुष समास ये हो गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं मैं। ठीक है, अगर हमने बोला राजपुत्र, तो आप क्या बोलोगे इसके? राजपुत्र, तो आप समझ जाएंगे ये राजा का पुत्र है, तो राजा और पुत्र का दोनों का संबंध आपके बताया जा रहा है, और काके की आ रहा है, तत्संबंध तत्पुरुष समास। सेनापति, सेना का पति, सेना और का पति, जो सेनाओं का जो पति होता है, मतलब जो उनका मेन हेड होता है, उन दोनों में आपस में संबंध बताया गया है। ठीक है, और काके की आपको विभक्ति चिन्ह मिल रहा है, उसका लोप हो रहा है। समझ आएंगे आप इसको, कोई बड़ी टफ नहीं है इसको समझना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसको देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास इसके बाद आता है। ठीक है, जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें क्या है, में पर का जो लोप हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। में और पर आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या है, गृह प्रवेश। अब आप इसको बोलेंगे घर में प्रवेश, ऐसे बोलते हैं ना, या घर पर प्रवेश, तो आप समझ जाएंगे घर में प्रवेश, तो में आ रहा है या पर आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे जब में और पर आएंगे तो अधिकरण समास आपका, वो सॉरी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो गृह प्रवेश क्या होगा? घर में प्रवेश, में आ रहा है, आप समझ जाएंगे में, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं घर पर प्रवेश, है ना। तो जब आपको ऐसे लगेगा में इसमें आएगा, वो में का यहाँ पे लोप हो रहा है, तभी तो गृह प्रवेश बोल रहा है ना डायरेक्ट, तो आप समझ जाएंगे इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे देखा लोकप्रिय, क्या बोला मैंने? लोकप्रिय, तो आप इसमें कैसे करेंगे? इसका विग्रह करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि लोकप्रिय में कौन सा तत्पुरुष समास है, आपके ऑप्शंस इन 6 में से एक होगा, तो आप क्या करेंगे? लोकप्रिय, लोक में प्रिय है ना, जो लोगों में प्रिय है उसी को तो लोकप्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे लोक में प्रिय, तो में आ गया तो आपका दिमाग चलेगा, में अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक हो गया? इस तरीके से आपको चलाना है। आपको बोलूँगा आप आनंद मगन, आपको एक शब्द दे दिया आनंद मगन, आनंद मग्न, तो अब आप इसको कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे आनंद, आनंद में मग्न है जो, ठीक है, आनंद में मग्न हो रखा है जो, उसी को तो आनंद मग्न कहेंगे, तो में आ गया, बस अधिकरण तत्पुरुष समास। थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, लेक्चर नंबर 11 को आप रिपीट टू रिपीट देखेंगे, उसमें हमने कारक को अच्छे से समझाया है। ठीक है, और अगर कारक आपके क्लियर है तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। डन हो गया दोस्तों? तो हमारा जो ये तत्पुरुष वाला जो 6 भेद थे वो हमारे अच्छे से क्लियर हो गए।
इसके अलावा आपको एक दो दो और बता रहा हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज लेके चलता हूँ कहीं पे, ये रहा ब्लैंक पेज हमारे सामने आ गया है, इसमें देखेंगे समझेंगे। एक क्या है नयन, क्या है नयन समास होता है, नयन समास होता है एक दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। एक नया बता रहा हूँ, ठीक है, ये अलग है, ये अलग आपको नोट्स बनाना है इसका। नयन समास इसको बोलेंगे, यहाँ पढ़ते हैं ना इसको, यहाँ पढ़ते हैं यहाँ, तो नयन बोलेंगे हम इसको, नयन समास, ठीक है। इसका क्या होता है, ये समास वो होता है जिसका पूर्व पद निषेध सूचक होता है। जिसका क्या होता है, पूर्व पद निषेध सूचक होता है। निषेध का मतलब क्या होता है, निषेध सूचक। निषेध का मतलब क्या होता है दोस्तों, निषेध का मतलब होता है नॉट, मतलब नहीं, नॉट बोलो आप इसको या नहीं बोलो, मना कर रहा है मतलब। अगर मैं आपको बोलूं धर्म, तो धर्म तो ठीक है, अगर मैंने इसके साथ आ लगा दिया तो ये अधर्म बन गया। मतलब इसको निषेध कर देना, आपको उल्टा बनाना, उसका विलोम बना सकते हैं आप इसको, एंटोनिम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब उल्टा, उसी को निषेध करना है उसको, वही हमारा नयन समास हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। जैसे मैंने ये बोल दिया आवश्यक, आवश्यक, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये नयन समास कैसे समझेंगे आप, तो इसको बना दिया हमने क्या, अनावश्यक। अनावश्यक अगर बना दिया तो ये हमारा हो जाएगा नयन समास, मतलब नेगेटिव बनाना उसको बस। निष्ठ हो गया, निष्ठ को आपने अनिष्ट कर दिया, समझ रहे हो। गैर को आपने क्या कर, जैसे गैर हो गया है ना, इस तरीके से आपने इनको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव बना देना है, इसको निषेध बना देना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और होता है समास, जिसका नाम है दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्या है, लुप्त पद तत्पुरुष समास। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ये बहुत डेप्थ में हम जा रहे हैं, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। चलो, इसलिए मैं इनको फास्ट में बता रहा हूँ। देखो, लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है। लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें एक पूरा पद गायब हो, पूरा पद लुप्त हो रखा है। जैसे मैंने लिखा दही बड़ा, क्या लिखा, दही बड़ा, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, दही में डूबा हुआ बड़ा, है ना, यही तो बोलेंगे। दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, इसी को बोलेंगे दही बड़ा। तो इसमें ये पूरा बीच का जो ये पूरा पद है ना, पूरा पद ही गायब हो रखा है। जैसे हम उसमें हमारा क्या हो रहा था, सिर्फ विभक्ति चिन्ह गायब हो रहे थे, इसमें हमारा पूरा जो है पद गायब हो रहा है। जिसमें एक और एग्जांपल दूं, मैंने लिखा ऊंट गाड़ी, क्या लिखा, ऊंट गाड़ी, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, ऊंट से चलाई जाने वाली गाड़ी, ऊंट से चलाई जाने वाली गाड़ी। तो आप देखेंगे ऊंट और गाड़ी, इसके बीच में जो यार चलाई जाने वाली गाड़ी, ये हमारे सारे लुप्त हो रहा है, पूरा पद ही लुप्त हो रखा है, तो उसको हम बोलेंगे लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें इतना ही है हमारा, ये सारे हमारे लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, जिसको कर्मधारय समास और द्विगु समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रहा द्विगु, ऐसा वाला द्विगु है, इसके नीचे ये भी लगा है, द्विगु पढ़ेंगे, द्विगु नहीं द्विगु, द्विगु, इसके नीचे ये लगा है द्विगु समास। देखिए दोस्तों, समास को हम 6 प्रकार से बोलते हैं, वैसे 6 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, पर अगर मैं इसको और डेप्थ में लेके चलूँ तो ये 4 ही होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, हमने बोला अवयवी भाव समास हो गया, दूसरा तत्पुरुष समास हो गया, तीसरा हमने जो है द्वंद्व हो गया, और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है बहुब्री। 4 ही हो गए। और जो तत्पुरुष समास, इसके अंदर 2 और होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु। इस तरीके से पूरे 6 हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी हम तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, क्योंकि ये सेम होते हैं इसी की तरह, इनमें भी जो है दूसरा पद ही प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास को अब हम समझने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, कर्मधारय समास में होती है, क्योंकि कर्मधारय समास और बहुब्री समास से लगभग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, सेम टू सेम लगते हैं ऐसा। बट अगर आप इसको अभी समझ लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली आगे, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, तो कर्मधारय समास को आप समझने के लिए रेडी हैं, तो देखिएगा कर्मधारय समास क्या होते हैं दोस्तों। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। अब बोले सर विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं बताइए, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इन सबको समझने वाले हैं। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या, उपमान और उपमेय क्या है, ठीक है। चलिए इन सबको समझते हैं, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहे, डेफिनेशन से ने सिर्फ इतना कहा है कि कर्मधारय समास वो होता है जिसमें समास का पहला पद विशेषण हो
और दूसरा पद विशेष्य हो, ये बोला है, ठीक है, वो हमारा कर्मधारय समास होता है। या जिसका पहला पद एक पद उपमान हो, दूसरा क्या हो, उपमेय हो, यही कर्मधारय समास है। क्लियर हो गया। अब हम इसको विशेषण और विशेष्य को समझते हैं। पहले देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले विशेषण की, ध्यान से समझना, इनको आपने अपने नोट्स में बनाने हैं। विशेषण क्या होता है, ठीक है, विशेषण क्या होता है, और उसके अलावा दूसरा क्या था इसके साथ, विशेष्य। ये बोला था ना, इसका पहला पद जिसका विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, वो कर्मधारय समास होती है। फिर हम उपमान और उपमेय को समझेंगे, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। क्या बोला मैंने, इसको अपने खुद से नोट्स पे लिखो। विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द। ध्यान से, विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों से, वो विशेषण होते हैं। और विशेष्य क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होते हैं। और जिससे वो जिस विशेषता बताने, जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण, और जिसकी बताई जा रही है वो विशेष्य। एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला महान, ये महाकवि, महाकवि में आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे कर्मधारय समास। क्यों आएगा, आप अभी इसको एग्जाम्पल से देखो। महाकवि को आप विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे, महान, महान है जो कवि, ऐसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बताओ, ऐसे बोलेंगे आप इसको। महाकवि मतलब महान है जो कवि, उसी की बात हो रही है। तो महाकवि, महान है जो कवि, तो इसको आप समझेंगे यहाँ पे। तो ये कवि, इसमें क्या बोला, विशेषण। विशेषण का मतलब अभी क्या हमने क्या समझा, विशेषण क्या होते हैं। विशेषण हमने समझा विशेषता बताने वाले शब्द। तो विशेषता कौन बता रहे हैं यहाँ पे, ये कवि, कवि की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, वो हो गया हमारा विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होते हैं। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, कवि की। और जो शब्द विशेषता बताता है वो हो गया हमारा विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, महान। यानी कि कवि कैसा है, कैसा है कवि, महान है, महान है कवि। तो इस कवि की क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है। और जब भी आपको ऐसा शब्द मिले जिसमें क्या हो रही है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो आप समझ जाएंगे ये हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास। मतलब उसके कर्म को बताया जा रहा है इसमें। और कर्म अगर हम बताते हैं तो उसमें कुछ विशेषता तो जरूरी होगी, उसकी कर्म को ही तो हम बता रहे होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही, जैसे कि कवि, कवि की विशेषता बताई जा रही, क्या है, कवि महान है। तो ये महान है, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण हो गए। तो ये बता रहा है ये महान है, तो ये आपका विशेषण हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, बिल्कुल एक और एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा महात्मा, क्या कहा, महात्मा। तो महात्मा में आप कैसे बोलेंगे, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ये आत्मा कैसी है, महान है। तो आप समझ जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। मैंने कहा नीलकमल, क्या कहा, नीलकमल। तो इसको आप कैसे विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, कैसा है, नीला है जो कमल। आप इसको ऐसे ही बोल विग्रह करेंगे ना। अब क्या हो रहा है इसमें, कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही, कैसा ये कमल, नीला है। तो आप समझ जाएंगे जब विशेषता बताई जा रही है तो ये हमारा कर्मधारय, इसका कर्म बताया जा रहा है। तो कमल क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेष्य है और ये हमारा विशेषण होता है। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो इसलिए बताया जा रहा है, विशेषण और विशेष्य होते हैं इसमें। एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, ठीक है। तो आपको अगर वो याद नहीं रहता विशेषण विशेष्य तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना याद रखो जिसमें क्या हो रहा है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो कमल की विशेषता क्या बताई गई, नीला है, ये नीला है जो कमल, नील कमल। आपको वहाँ पे ये शब्द मिलेगा, नील कमल में कौन सा समास है। तो आप इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, और आप देखेंगे कमल कैसा है, नीला है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आप समझ जाएंगे नील कमल क्या है, कर्मधारय समास है। समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, जो बहुब्रीहि समास है उसमें और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अभी आपको क्लियर करता हूँ मैं। अभी आपको विशेषण और विशेष्य क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, जो दूसरे वाले हैं हमारे, क्या थे इसके, उपमान और उपमेय, ठीक है। अब इसको समझते हैं। एक होता है दोस्तों उपमान और एक होता है उपमेय, ये भी हमने समझा था। इसमें बोल रहा एक पद अगर उपमान हो और एक हो उपमेय हो। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, सेम है। जिसमें उपमा दी जाए, जिसमें क्या हो, उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, वो होता है उपमान। और जिसकी उपमा दी जाए, जो जिससे उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए, उपमा का मतलब हो रही है यहाँ पे तुलना, तुलना हो रही है, मतलब समझ रहे हो, जिसकी
जिससे तुलना की जाए। अब मैं यहाँ पे उपमा नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा तुलना बोलता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। जिससे, ठीक है, अगर मैं जिससे तुलना की जाए वो उपमान है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने लिखा चरण कमल, चरण कमल, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका विग्रह कैसे करेंगे। चरण के समान, वो कमल के समान चरण, मतलब है ना, क्या बोलोगे, कमल के समान चरण, ये है, यही तो करेंगे इसका विग्रह, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या बोला मैंने, इसमें तुलना की जा रही है। तुलना, इसका मतलब क्या है, उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जा रही है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही। तो यहाँ पे तुलना किसकी की जा रही है, कमल की। कमल के समान चरण, मतलब किसी के चरण की जो तुलना की जा रही है वो कमल से की जा रही है, ठीक है। कैसे हैं उसके चरण, कमल के समान है, समझ रहे हो, चरण कमल। क्लियर हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं, चंद्रमुख। देखो मैंने क्या बोला, चंद्रमुख, ये मैंने एक शब्द लिखा, और बोला जाएगा इसमें कौन सा समास है भाई, तो आप बोलेंगे इसमें सर कर्मधारय समास है। अरे क्यों है भाई कर्मधारय समास, सर आपने ही तो बताया है, हम इसका अगर विग्रह करेंगे और अगर हम उसमें जो है दो, एक उपमान और एक उपमेय निकल जाए तो वो कर्मधारय निकलेगा। तो हमने क्या किया इसका विग्रह, चंद्रमा के समान मुख, यही तो है, चंद्रमा के समान मुख। तो ये जो मुख है, ये मुख की जो तुलना की गई है चंद्रमा से की गई है, तो ये क्या हो गया, इसमें जिसकी तुलना की जा रही है वो हो गया उपमेय। तो ये उपमेय हो गया और ये हो गया उपमान, मतलब एक दूसरे की ना तुलना की जा रही है। इस मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, समझ रहे हो आप। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कर्मधारय समास। दोनों जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं आप ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कर्मधारय समास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसमें जो है कंपैरिजन, इसमें जो है जो लग रहा है ये के समान, ठीक है, के समान आप यहाँ पे मिल रहा आपको, ठीक है। तभी तो आप कंपैरिजन करेंगे, जब आप तुलना करते हैं तो आपको ये लगता है ना कि उसके जैसा या के समान, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जब आप क्या कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि उसके जैसा, तो जब है जो, एक आ रहा है जो, ठीक है, दोनों। तो जब आप क्या करें, विशेषण और विशेषता बता रहे हैं तो आपको है जो वाला मिलेगा वहाँ पे बीच में, जिसे मैंने बोला महान है जो कवि, तो कवि कैसा, महान, उसकी विशेषता, तो है जो आ रहा है बीच में। और के समान कब आ रहा है, जब आप उनकी तुलना करें, उपमान और उपमेय। चंद्रमा के समान, के समान है मुख, तो चंद्रमा और मुख का जो उसमें हो रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और होना भी चाहिए। कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें इसी लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें कुछ भी देखो, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा महादेव, महादेव, महान है जो देव, देखो भाई, महान है जो देव, तो आप समझ गए उस देवता की बात हो रही जो महान है, समझ रहे हैं, वो हो गया हमारा महादेव। क्लियर हो रहा है, महान है जो देव, इस देव की किससे क्या बताई जा रही, इसमें इस देव की विशेषता बताई जा रही, क्या है, महान है ये देव। ये देव कैसा है, महान है, ये महादेव की बात हो रही, देव कैसा, महान है। तो ये जो देव हो गया ये विशेषता हो गया, और ये उसकी इसकी विशेषता बता रहे, कैसा ये देव, महान है। क्लियर हो गया, महादेव। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गलतियां कहाँ पे होती है, जो बहुब्रीहि समाज में है जो आप गलती करते हैं वो यहाँ पे होती है। अब देखो अब क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पीताम्बर। ध्यान से देखिएगा इसको, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैंने लिखा यहाँ पे, सॉरी 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 मिट गया, पीताम्बर, पीताम्बर लिखा। इसको आप कैसे विग्रह करेंगे, आप करेंगे पीत है जो अंबर, देखो पीत है जो अंबर। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखो दोस्तों, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, समझ रहे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप समझ आ जाएंगे। कपड़ा, और पीत का मतलब होता है दोस्तों पीला, इतना आपको क्लियर होगा, मतलब है पीला है जो कपड़ा, वो पीताम्बर हो गया। अब आप समझेंगे इस कपड़े की जो ये क्या बताई जा रही है, ये कपड़ा कैसा है, ये पीला है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, कपड़ा कैसा है, ये कपड़ा पीला है भाई, इसकी विशेषता बताई जा रही, तो कर्मधारय समास हो गया। अगर यहाँ पे ये होता कि पीला वस्त्र पहने वाला,
तो वो हमारा होता है बहुब्रीहि समास। तब हम उस किसी की बात कर रहे होते हैं, पीले कपड़े कौन पहनता है, पीले वस्त्र पहनने वाला पीताम्बर, तो तब हम इसको उस तरीके से लेते हैं बहुब्रीहि समास में कि पीला वस्त्र पहनने वाला। तभी दूसरे कंडीशन में आता है, एक थर्ड पर्सन की बात हो रही होती, बट यहाँ पे हम सिर्फ ये बोल रहे हैं पीताम्बर, मतलब पीत है जो अंबर, मतलब जो कपड़ा कैसा है, पीला है, ये पीला है जो कपड़ा, समझ रहे हो, है जो कपड़ा। या आप इसको विशेषता विशेषण वाले में लो, या आप इसको उपमान उप में लो, मतलब इसकी तुलना हमने कैसे करी, इस कपड़े की तुलना किससे करी, इससे करी है, ऐसे में लो। या आप इसकी विशेषता बताई जा रही कैसे, ये पीला है, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको चलना है। अगर इसमें या ये इस तरीके से होता कि क्या बताया, पीला वस्त्र पहनने वाला, तभी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता। जब हम बहुब्रीहि समास को करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि ये कर्मधारय कैसे अलग है उससे, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है, विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय। ये 4 क्या हैं, ये आपको क्लियर हो गई हैं, समझ आया आपको, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, आपके सारे आंसर जो है खुद ही सही हो जाएंगे, ठीक है। चल अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिगू नहीं है ये, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है मेरी, ठीक है, हिंदी में थोड़ा वीक है मेरी टाइपिंग, ठीक है। दिगु, दिगु समास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी, आप इसको एक ही बार में याद कर लेंगे, ठीक है। चलो, दिगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब संख्या का मतलब 1 2 3 नंबर की बात हो रही है, और जिसमें पहला पद नंबर आए तो आप समझ जाएंगे द्वि। अच्छा, द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा द्वि, तो द्वि का मतलब क्या आप समझेंगे, दो, दो क्या एक संख्या है। तो जब आप समझेंगे, जब भी आपको द्वि लग रहा है ना स्टार्टिंग में, तो आप समझ जाएंगे द्वि, द्विगु, द्विगु, द्वि आ रहा है, तो आप समझेंगे संख्या वाली बात हो रही है। और जब संख्या वाली बात आएंगी तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है चौराहा, तो चौराहा को आप कैसे कैसे विग्रह करेंगे, 4 राहों का जो समाहार, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं उसको हम चौराहा कहते हैं। तो चौराहा में इसमें जो पहला पद आ रहा है वो आ रहा है 4, और 4 राहों का समाह है ना ये, तो 4 और राहा। तो अब आप समझेंगे, तो पहला पद जो है वो 4 आ गया, एक संख्या है इसमें, तो आप क्लियर हो जाएगी, ये द्विगु समास हो गया, द्विगु समास। क्लियर हो रहा आपको, नहीं हो रहा, देखो नवरत्न, दूसरा एग्जाम्पल, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है ये, तभी तो 9 रत्न कहा गया है। और 9 जो आ रहा है शुरू में, 9 रत्न, तो आप समझ जाएंगे ये 9 जो है ये एक संख्या है, तो 9 रत्न में हमारा हो जाएगा क्या, संख्यावाचक है, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। क्लियर हो रहा है, मतलब जिनमें संख्या आती है उसको द्विगु समास कहते हैं। और याद कैसे रखना, द्वि, द्वि शुरू में आ रहा है, द्वि मतलब 2, ऐसा वाला 2 से आप इसको याद रखना, 2 की बात हो रही है, तो इसमें नंबर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे, इसको याद हो जाएगा इजीली से। क्लियर हो गया आपको, द्विगु समास में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो एक ही बार में आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 और लिख देते हो, जैसे कह दिया त्रिवेणी, तो त्रिवेणी आपको समझ जाएगा 3 वेणियों का समाहार। शताब्दी, देखो शताब्दी, शताब्दी में क्या है, अरे भाई 100 शब्दों का समूह है जो, वो शताब्दी हो जाए। सप्तऋषि, क्या कहा, सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह है, जिसमें 7 ऋषि सप्तऋषि होता है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सब में क्या आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, शुरू में एक संख्या आ रही है, जिसमें संख्या आएगी द्विगु समास, ठीक है। इसमें इसमें भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में, ये आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब जो है आपको इन जो समास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला मैं बताऊं, अवयवी भाव, अवयवी भाव हमारे क्लियर हो गया है। इसके बाद हमने तत्पुरुष को भी अच्छे से समझा है। इसके बाद हमने जो है तीसरे नंबर पे जो अभी हमने करा है, कर्मधारय समास को भी समझ लिया है। और इसके बाद अभी हमने जो है द्विगु को भी समझ लिया। ये 4 समास आपके अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट अगर इनमें है तो कमेंट करें आज ही। कल जो है इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें आपका समास कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि अब कौन से बचते हैं, 2, एक द्वंद्व समास बचता है, ये भी बहुत इजी है, और बहुब्रीहि समास बचता है बस, और समास आपका कंप्लीट। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये चारों जो समास हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो मैं फिर से आपको इसमें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, ताकि अगर आपको समझ नहीं आए, समझ आ गए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि समझ आ गया है, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया। तो आज हमने जो है समझ लिया। एक बार मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ
क्या होता है, मुझे बताइए क्या होता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर द्विगु समास वो होता है जिसका प्रथम पद या पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपने दे दिया दोपहर, दोपहर में क्या है, दो पहरों का समूह, ठीक है, चार पहरें होती है ना, सुबह दिन शाम और रात, है ना, तो दो पहर जिसमें हो गई तो दोपहर हो गए, दो पहर, दो आ रहा है संख्यावाचक आ गई, तो द्विगु समास वो होता है। ठीक है, चलो मुझे बताइए आप लोग कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय सर, कर्मधारय समास वो होता है जिसमें कर्म बताया जा रहा है, मतलब विशेषता बताई जाती है किसी की, किसी विशेष की विशेषता बताई जाती है या उपमान उपमेय की तुलना की जाती है, वो हमारा होता है। जैसे कि नवयुवक, अब आप एक एग्जाम्पल इसका भी देंगे, जैसे सर नवयुवक क्या है, नवयुवक, तो आप इसको कैसे बिगड़े करेंगे, नव है जो युवक, कैसा है वो युवक, नव है जो युवक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो है बताएंगे, मतलब खासियत बताई जा रही है कैसा ये लड़का, ये जो युवक है ये कैसा, ये नव है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। इसके अलावा सर हमने क्या है, तत्पुरुष समास पढ़ा है, तो तत्पुरुष समास को आज ऐसे डिफाइन करेंगे। सर हमने तत्पुरुष समास को इस तरीके से समझा है कि तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, और कारक चिन्ह 8 होते हैं, कारक हमने पढ़े 8 चिन्ह होते हैं, 8 में से पहला और लास्ट को हमने हटा दिया तो 6 बचते हैं, वो 6 ही हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से हैं सर वो 6, वो 6 जो हैं, एक होता है कर्म, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, संबोधन और कर्ता, पहला जो कर्ता है और लास्ट का संबोधन, इनको हमने हटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा। और अव्ययी भाव जो पहला वाला है, अव्ययी भाव, इसको आपने क्या समझा, अव्ययी भाव में सर पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, जिसमें प्रति आ यथावत इस ये सब लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने समझे, जैसे प्रतिकूल हो गया, यथा संभव हो गया, ये सब हमने समझा है, प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो हमने 4 समास को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये सारे जो आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल, जो मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बताएं, सारे आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कारक चिन्ह मैंने यहाँ पे समझाया है, इनको अच्छे से रटना है, आपको याद करके रखना है, ये याद ही करने पड़ते हैं ये चिन्ह आपको। ठीक है, समझाया भी है मैंने, समझाने के लिए तो मैंने इतनी अच्छी अच्छी डेफिनेशन आपको बताई है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं ऐसा मैं आशा करता हूँ। और कल जो हमारा जो नया लेक्चर आएगा उसमें हम जानेंगे द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास को। ठीक है, तो हमारा समास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।